Students, welcome back. Chapter 10 Motion and Measurement of Distances. गति और दूरी की मेजरमेंट का मतलब मापन। मोशन मतलब गति, गति और दूरी की मापन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, कुछ जैसे पहेली और बूझो और उनकी क्लास के जो बच्चे हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो गर्मी की छुट्टी हुई थी कहाँ कहाँ आपने विजिट की, आप कहाँ पर घूमे। तो someone had gone to their native place by a train, then a bus and finally a bullock cart। तो कुछ बच्चे उसमें से अपने गांव पहले ट्रेन से, उसके बाद बस से और फाइनली वो बुलक कार्ट मैंने बैलगाड़ी से अपने गांव पहुंचे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। एक स्टूडेंट ने जो है एरोप्लेन के द्वारा, वायुयान के द्वारा यात्रा की और कुछ दूसरों ने ये गर्मी के जो छुट्टियां थी उसका टाइम बोट में जो फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनके साथ बिताए। तो टीचर ने क्या कहा कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स पढ़ो और उसमें जो लिखा है उसको समझो कि स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो छोटे पहियों वाले वाहन मंगल ग्रह पर उसकी जो मिट्टी है, सॉइल है, भूमि है, उस पर घूमते थे। और ये जो व्हीकल्स हैं, छोटे पहिए वाले जो व्हीकल्स हैं, ये स्पेस क्राफ्ट के द्वारा मतलब अंतरिक्ष यान के द्वारा मार्स मतलब मंगल ग्रह पर पहुंचे। ठीक है, तो पहेली एंड had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। पहली ने स्टोरी में, कहानियों में प्राचीन भारत की बात पढ़ी थी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से यात्रा करते थे। ठीक है, तो उसकी एक स्टोरी है यहाँ पर, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कुछ बहुत पहले समय की बात है, प्राचीन समय की बात है कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चल करके जाते थे और अपनी बैग पर सामान को लाद करके वहां पर पहुंचते थे। ठीक है, उसके बाद में एनिमल्स का यूज किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और उसके बाद में जो पानी जैसे समुद्र है, तो समुद्र का मतलब जल, वाटर रूट्स, वो वाटर में किस प्रकार से यात्रा करते थे। एक नदी है, नदी में जहाँ पर बहुत पानी होता है, उस ऐसी नदी में वो किस प्रकार से यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो उसके लिए उन्होंने उनके विचार, मन में एक विचार आया था क्या कि जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उनको खोखला किया। ठीक है, उसके अंदर कैविटी बन गई और कैविटी वाले लट्ठे को उन्होंने पानी में डाला। तो क्या होता था, इससे वो लट्ठे तैरते थे और उसके द्वारा वो यात्रा करते थे। तो इस कारण से इसके बाद में लोगों ने क्या किया, उन्होंने उन डिफरेंट पीसेस को, जो लट्ठे थे लकड़ी के, उनको क्या किया, एक साथ बांध करके उनको बोट की शेप दे दी। जैसे बोट होती ना, उस तरह की शेप दे दी उसको और उसका यूज
वाटर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से उन्होंने किया। ठीक है, जैसे स्ट्रीमलाइंड शेप होती है वो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो पानी के अंदर आसानी से गति कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में एक व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो ये बड़ी क्रांति थी ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए एक बड़ा ये बदलाव था। और इसको डिजाइन करने में बहुत मतलब हजारों वर्ष लगे। तो एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल, और उसके द्वारा ऐसे वाहन बनाए गए जैसे बुलक कार्ट है, मतलब लकड़ी के पहिए बना करके उसमें एनिमल्स के द्वारा उनको खींचा जाता था। जैसे बफेलो हो सकता है, ऑक्स हो सकता है, और कैमल, इनके द्वारा उनको खींचा गया। लेकिन 19वीं शताब्दी 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. 19वीं शताब्दी तक लोग इसी प्रकार के यातायात के साधनों पर निर्भर रहे, जैसे एनिमल्स, बोट्स, शिप्स। ठीक है, और उसके बाद में जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। तो स्टीम इंजन के आविष्कार से क्या हुआ, फिर रेल रोड्स बनाई गई, मतलब लोहे के रास्ता बनाया गया उनके चलने के लिए, जिसको रेल लाइन बोलते हैं। तो रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स। ठीक है, जो स्टीम इंजन का मतलब भाप के इंजन चालित गाड़ी, ठीक है, उसके लिए जो है रोड बनाई गई, और उस पर वो एक ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हुआ, मतलब रेल के द्वारा भाप का इंजन, और उसके पास उसके पीछे जो है उसको उसमें सवारी या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये आविष्कार हुआ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये पहले बुलक कार्ट है, उसके बाद ये व्हील वाली बाइसिकल है, ये फिर मोटर वाहन हो गए हमारे ऑटोमोबाइल्स, है ना, और फिर ये शिप हो गए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फिर ट्रेन, इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद और भी मॉडिफाइड हुआ इसमें, तो एरोप्लेन हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स तैयार हुए। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं तो 19वीं शताब्दी में एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ, और बाद में ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि ये यात्रियों को और सामान को ले जाने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट are some of the contributions of the 20th century। 20वीं शताब्दी के ये महत्वपूर्ण योगदान, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन तैयार हो गई, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट जैसे ये हमारे ट्रांसपोर्ट मीन्स तैयार हुए, जो बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। अब जो पहले वाले ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे, साधन थे यातायात के, उनमें से किसका यूज नहीं हो रहा है? आप विचार कर सकते हैं। जो हमने अभी तक पीछे डायग्राम भी देखा है ट्रांसपोर्ट और मीन्स का, तो हम किस किस ट्रांसपोर्ट का अब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, विचार करें तो हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ठीक है, ये डेस्क कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है, इसका पता करने के लिए अब हम
यहाँ पर देख रहे हैं ये गिल्ली और एक डंडा है, ठीक है। तो इस टेबल के 2 इक्वल पार्ट्स किए पहले, और पहले यहाँ पर ये डंडा रखा, फिर एक गिल्ली रखी, और इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी एक ये गिल्ली और डंडा रख करके ये पूरी लेंथ होगी। इसका मतलब 2 डंडा एंड 2 गिल्ली, डिस्टेंस इसकी लेंथ हुई। लेकिन हम ये पता नहीं कर सकते इससे कि इसकी लेंथ कितनी है। केवल हमने ये कहा कि एक गिल्ली, 2 गिल्ली और 2 डंडा इसकी लेंथ है। लेकिन अगर हम नीचे वाले इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमने सेट चेंज कर दिया, गिल्ली और डंडा दूसरा ले लिया, तो उसकी लेंथ पहले गिल्ली डंडे के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गिल्ली डंडा और ये गिल्ली एक बार रखा, फिर ये गिल्ली ये डंडा रखा और ये गिल्ली, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो दूसरी गिल्ली का स्थान था वो कम रह गया। जितना पहले स्थान था, मतलब 2 गिल्ली पूरी रखी गई थी, अब यहाँ पर 2 गिल्ली नहीं रखी जा रही पूरी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी डिस्टेंस को सही से नहीं नाप सके, क्योंकि यहाँ पर जो है गिल्ली पूरी नहीं आ रही है। तो ये इससे हमें मेजरमेंट का सही पता नहीं चला, ठीक है। अब हम जैसे और भी दूसरी तरह से इसका विचार करें तो एक हमने डेस्क की लंबाई नापने के लिए दूसरा विचार मन में लाए कि ये एक स्ट्रिंग ली, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेकर के, मतलब रस्सी, उसको क्या किया, ये फोल्ड करके 2 भाग, मतलब आधा कर लिया उसको, हाँ, डबल कह सकते हैं। फोल्ड किया, फिर उसके और आधा किया, मतलब 1/4 हो गया, उसका और हाफ किया तो 1/8 पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम उन्हें उससे इस टेबल की लेंथ को नापना शुरू किया। अब उसमें भी हमें यही समस्या आती है। अब इसको नाप तो लिया, लेकिन लेंथ है कितनी इसका हमें सही से पता ही नहीं चल रहा। अब हम देखते हैं इन सारे जो मेजरमेंट हमने अभी किया है, चाहे गिल्ली डंडे से किया हो, चाहे इस स्ट्रिंग से किया हो, तो हमें इसकी सही से मेजरमेंट का पता नहीं चलता है, ठीक है। जो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, ठीक है। अब यू वुड say that they should use the scale in their geometry box and solve their problems. Yes, of course. ठीक है। अगर हमें, मतलब you would say that they should use, क्या तुम ये कहना चाहोगे कि उनको इसकी सही माप ज्ञात करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल का यूज करना चाहिए? हाँ, वास्तव में ये बात सही है। जब तक हम स्केल का यूज नहीं करेंगे ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये सारी बातें हमने जैसे सीखी, तो किस प्रकार से डिस्टेंस हम नाप सकते हैं। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स जब हमें, मतलब इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है नापने की, चाहे वो एक दरवाजे की लंबाई हो, या जैसे एक टेलर होता है, टेलर को कुर्ता बनाना है मान लिया, ठीक है। तो उसको कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी नापने की जरूरत पड़ती है। कपड़ा नापेंगे तभी तो पता चलेगा कि एक कुर्ते के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि कोई बढ़ई है, कारपेंटर है, और उसको एक दरवाजा बनाना है, तो कितनी लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी का पता कैसे करेगा, जब वो उसको नापेगा, ठीक है। ऐसे ही जो किसान है, किसान को खेत में बीज बोना है, तो उसको ये पता करना पड़ेगा ये खेत कितना बड़ा है, अर्थात उसकी मेजर का पता करना पड़ेगा। जब तक मेजरमेंट हम ज्ञात नहीं करेंगे, तो हमको उसमें कितना सीड डालना है ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, हाउ वाइड इज दिस डेस्क,
हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। तो हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। हम कमरे की लंबाई कैसे नापें, डेस्क की लंबाई कैसे नापें, उसकी चौड़ाई कैसे नापें, लखनऊ से दिल्ली तक की दूरी कितनी है इसका पता कैसे करें। ठीक है, हमसे मून कितनी दूरी पर है, अर्थ से पृथ्वी से मून की दूरी कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। इन सब में एक बात कॉमन क्या है, वो कॉमन बात ये है कि दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, द टू प्लेसेस में बी क्लोज एंड अप। अब इनमें से कुछ चीज ऐसे होती है कि जो जिसके एंड बहुत पास हो, जैसे एक टेबल है मान लिया, तो टेबल के जो एंड हैं वो पास पास में है। अगर हम इसकी तुलना करें जम्मू एंड कश्मीर की, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, लाइक ये एक दूसरे से कितनी दूर है। या कोई सा भी शहर मान लें हम, जैसे संभल से और मुरादाबाद की डिस्टेंस कितनी है, लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है। तो इनके लिए हमें केवल एक बात का ये आभास हुआ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है टू प्लेसेस की वो कितनी है। और वो किससे पता चलेगा, वो मेजरमेंट से पता लगेगा, उसकी माप से पता लगेगा। जब तक हम उसको मापेंगे नहीं तो हमें एग्जैक्टली उनकी लेंथ का पता नहीं चलेगा, डिस्टेंस कितनी है या उस वस्तु की लंबाई कितनी है। तो उसके लिए सम मेजरमेंट्स, कुछ मापक हैं, मापक यंत्र। तो कैसे उसको हम नापेंगे। वर्क इन ग्रुप्स, ये एक समूह में करने वाली एक एक्टिविटी है। ठीक है, हम अपने फुट का यूज करते हैं, जैसे हमारा पैर है, तो यहाँ पर दो टेबल दी हुई है, एक ये टेबल है और दूसरी टेबल ये दी हुई है। तो इस टेबल में मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लासरूम, एक क्लासरूम है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है अपने फुट का प्रयोग करके। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर मान लिया कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का नाम मान लिया सोहन है, तो सोहन यहाँ पर नाम लिखा हमने सोहन। अब उस सोहन ने उस क्लासरूम की जो लेंथ है अपने पैर से, अपने फुट से उसको काउंट किया। ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा करके ये पता किया कि कितनी उसकी ये लेंथ है। इसी प्रकार से विड्थ ऑफ द क्लासरूम, उसने फिर क्लास की जो चौड़ाई है उसको नापा। फिर इसी प्रकार से दूसरा स्टूडेंट है, मान लिया वो उसकी लंबाई उससे और ज़्यादा है। ठीक है, ये कोई इसका नाम मतलब हमने मान लिया राम है, तो राम की लंबाई जो है मोहन से अधिक है, तो उसने भी इसको नापा, जो रूम है रूम की लेंथ को और ब्रेथ को नापा। इसी प्रकार से तीसरा और कोई भी हो सकता है, मान लिया कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सबने क्लास की लेंथ को अपने फुट स्टेप से काउंट मतलब जो है नापा और चौड़ाई को नापा। तो हम ये देखते हैं सबकी जो मेजरमेंट है ना, सबकी जो नाप है वो अलग अलग है। जो सबकी मेजरमेंट आई ना वो सबकी अलग हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम एक जो छोटी चीज है, छोटी चीज का मतलब टेबल है, तो टेबल की मेजर हमने फाइंड की, है ना, हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल और नंबर ऑफ हैंड स्पॉन्स। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो, तो उसने क्या किया, जो टेबल है टेबल की विड्थ को हैंड स्पॉन से नापा। हैंड स्पॉन क्या होता है, जिसको हम ये आप देखेंगे बिलास्त बोलते हैं, ये हैंड स्पॉन है। यहाँ से जो अंगूठा है ना, यहाँ से लेकर के और इस फिंगर तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, हैंड स्पॉन। तो हैंड स्पॉन से इसको हमने जो है टेबल है, टेबल को लेंथ और ब्रेथ को नाप दिया। अब इसमें भी स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, तो उनके हाथ मतलब हैंड स्पॉन की जो लेंथ है वो भी अलग अलग होगी। तो इससे भी हम ये देख सकते हैं कि जो ये सबकी मेजरमेंट है वो सब अलग अलग आती है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम सही से किसी चीज की लंबाई को हैंड स्पॉन से या फुट से नहीं नाप सकते। तो इसका मतलब हुआ मेजरमेंट विथ सम नोन क्वांटिटी, दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। तो अगर हम इस ये देख रहे हैं कि मेजरमेंट मीन्स क्या हुआ? मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी की जो कंपेरिजन है, जिसकी मतलब जिस क्वांटिटी का हमको पता है, जैसे हमें हैंड स्पून का पता है, तो हैंड स्पून से हमने इस की लंबाई को नापा। किसकी? जो टेबल की लंबाई है, तो टेबल की लंबाई क्या है? अननोन क्वांटिटी। हमारे हैंड की क्या है? नोन क्वांटिटी। तो इसका कंपैरिजन किया हमने, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। ठीक है, इसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे हैंड स्पून एक यूनिट हो गई, जैसे फुट एक यूनिट हो गई। तो इसका मतलब है द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इनटू पार्ट्स। ठीक है, इस परिणाम को हम, जो हमारे मापन का परिणाम है, इसको हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो कैसे? नंबर से। वन पार्ट है हमारा नंबर, और दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की यूनिट का हुई हमारी जैसे हैंड स्पून, और नंबर कितने हैं? मान लिया इस टेबल की जो ये लंबाई है, वो मान लिया 4 हैंड स्पून है, तो 4 क्या हो गया? वो नंबर। 4 क्या हो गया? नंबर। और हैंड स्पून क्या हो गया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आ, इस मेजरमेंट के टू पार्ट्स हुए, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब अगर therefore when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit of two others, the, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot। इन दोनों ही केसेस में, जैसे क्लास रूम की लेंथ और ब्रेथ और टेबल की लेंथ को हमने हैंड स्पून से नापा और क्लासरूम को फुट स्टेप से नापा, तो जब तक हमें इसकी जो हैंड स्पून है, इसकी लंबाई का पता नहीं होगा, हमें इसकी मेजरमेंट का पता नहीं होगा, है ना, तो हम एक्चुअल लेंथ का पता नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है लंबाई होगी, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, परिवर्तित होती है, एक दूसरे से चेंज होती है। तो हम इस प्रकार से सही से मेजरमेंट फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट का पता करना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, जो लगभग एक जैसी यूनिट हो, मतलब अलग अलग उसकी लंबाई ना हो, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाई जाती है। मतलब जो मानक होता है, जो सब उसको माने। तो जैसे हम और भी एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, जैसे क्यूबिट है। क्यूबिट का मतलब होता है लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स। ठीक है, एल्बो से लेकर के और जो फिंगर टिप्स है ना, क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो, मतलब एल्बो मतलब कोहनी, टू द फिंगर टिप्स was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। तो क्यूबिट का यूज जो है मिस्र में स्वीकार किया गया एक लेंथ की यूनिट के रूप में, मतलब लंबाई के मात्रक के रूप में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के और दूसरे भागों में भी इसको स्वीकार किया। ठीक है, अब जैसे और भी
पीपल आल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो फुट स्टेप है उसको भी जो संसार के दूसरे विभिन्न भाग हैं उन्होंने भी फुट को एक यूनिट माना। और उसके बाद में एक गज, यार्ड का मतलब गज। पीपल मेजर्ड ए yard of cloth by the distance between the end of the outer stretched arm and their chin। यार्ड, यार्ड का मतलब गज होता है। और इसकी लंबाई कहां से कहां तक की होती है? इसकी लंबाई बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म। जब हम अपने हाथ को सीधा खींचते हैं तो हमारी थोड़ी से लेकर के चिन, चिन से लेकर के और जो फिंगर टिप्स होते हैं वहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक यार्ड के बराबर होती है, जिसको हम गज बोलते हैं। ठीक है, तो रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेसिस और फुट स्टेप्स। इसको पेस और स्टेप्स भी बोलते हैं। और प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को नापने के लिए, जो पहले प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को नापने के लिए, ये तो बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए यूज हुआ, लेकिन जब छोटी लंबाई है तो उनको नापने के लिए क्या किया गया? जैसे अंगुल होता है, अंगुल, जैसे अंगुली को रख दें कहीं पर तो वो अंगुली की जो चौड़ाई है, विड्थ है, तो वो एक अंगुल कहलाती है, या जिसको हम फिंगर कहेंगे। और मुट्ठी या फिस्ट, मुट्ठी बांधते हैं इस प्रकार से, तो मुट्ठी को बांधने पर ये एक फिस्ट होती है। तो छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए ये फिंगर और मुट्ठी का यूज होता था। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स, जो फूल बेचने वाले होते हैं वो मालाएं बनाते हैं, तो वो अपने 4 आर्म से पता करते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं उसको, कितनी लंबाई की हमें मालाएं बनानी है। तो मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ। हमारी जो बॉडी, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, उसको लगातार लंबाई के मात्रक के रूप में यूज किया जाता रहा। ठीक है, हाउ however everyone's body parts could be of slightly different sizes। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि प्रति एक व्यक्ति के जो बॉडी पार्ट्स हैं तो वो साइज में, आकार में डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है। तो इसका मतलब है दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। इसके कारण से जो है मापन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वास्तव में ये लंबाई कितनी है इस चीज की। किसी भी वस्तु की अगर लंबाई नाप रहे हैं हम बॉडी पार्ट से तो उसमें जरूर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो 1790 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट की जो है खोज की, तैयार की। उसका नाम रखा मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक प्रणाली। ठीक है, 1790 में फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया, मतलब तैयार किया, जिसका नाम मेट्रिक सिस्टम रखा गया, मेट्रिक प्रणाली। और तो मेट्रिक प्रणाली को क्या कहा गया? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, इस द system of units now used is known as the international system of units। इस जो सिस्टम का नाम रखा गया वो क्या रखा गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई, एसआई का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर की जो एसआई यूनिट है, मतलब लेंथ की, सॉरी, जो लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो
उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर स्केल और जैसे एक 15 सेंटीमीटर वाला स्केल जो आपके बॉक्स में होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में, तो वो एक मीट्रिक प्रणाली में आता है। हम उसमें देखते हैं कि जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर से मिलकर के बनता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हम एक स्केल की बात करें तो स्केल की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी कितनी है, 1 मिलीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है और इससे हम यदि हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो ये बिल्कुल हमारी जो मेजरमेंट है वो सही देगा। अब इसकी जो मेजरमेंट है उसमें हमें कुछ विशेष ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, ये डिवाइस है, मान लिया स्केल है, तो स्केल से नापने के लिए हमें कुछ विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे पहली बात है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। जो हमारे ये फिगर हैं 10.7 में ये ए और ये बी, तो इसमें ये दिखाया गया है हमें किस प्रकार से स्केल को रखना है। जैसे ये 1 है, ठीक है, 1, और 1 से पहले क्या होता है, 0, तो 0 से शुरू होता है। अगर 0 इसमें है तो हम 0 से इस जिस वस्तु को हमें नापना है वो यहाँ पर रखते हैं और दूसरे एंड पर काउंट करते हैं। इसको देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस बॉक्स की या टेबल की जो चीज़ हम नाप रहे हैं कि लंबाई कितनी है। ठीक है, अब ये दूसरा ये दिया हुआ है, ये स्केल से नाप रहा है ये भी, लेकिन इसका जो मेथड है नापने का वो गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि इसने इसको सीधा करके नहीं रखा, स्ट्रेट नहीं है, ये सीधा नहीं है। ठीक है, ये तिरछा करके रखा हुआ है, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो गलत आएगी। लंबाई मतलब जो ये बॉक्स है उसकी जो ब्रेथ नाप रहे हैं इसमें और इसमें थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मेथड है वो सही नहीं है। और एक बात और विशेष ध्यान में रखने की है, जैसे ये 0 होता है स्केल में शुरू में, तो कभी कभी क्या होता है किनारे से टूट जाता है। यदि हम फिर किनारे से इसको ऐसे ही रख देते मान लिया, तो फिर इसकी मेजरमेंट गलत आएगी, क्योंकि ये इसका जो 0 है वो टूट गया है, 0 के बाद में और भी थोड़ा बहुत टूट जाएगा, तो हमारा जो ये मेजरिंग है वो गलत आएगी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट मेथड क्या होगा, यदि किनारे से टूट जाती है स्केल तो हम 1 पॉइंट पर या 2 पर कहीं भी रखेंगे जो कंप्लीट है। जैसे 1 पर रखा और जो लास्ट वाला ये नंबर है हमारा, इस नंबर में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे हमने 1 पर रखा है और यहाँ पर कितना है 14.3, तो 14.3 में से 1 को माइनस कर दिया, तो इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, लंबाई वो 14.3 माइनस 1, इसका मतलब 13.3। ओके, तो इससे हमें इसकी मेजरमेंट का सही से पता लग जाएगा। अब एक बात और है, जहाँ पर हम उसको स्केल को रखा है और किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं, तो हमारी आई साइट जो है वहाँ पर होनी चाहिए सीधी, बिल्कुल उसके सामने, जैसे इसकी है। ये बीच में जो बी वाला स्टूडेंट है, इसने सही से ये माप रहा है, इसको नाप रहा है, ये काउंट कर रहा है इसको सही से। इनकी जो पोजीशन है वो सही नहीं है। जब हम किसी चीज़ को नापेंगे तो हमारी साइट इस प्रकार से होनी चाहिए, इस बीच जो बी स्टूडेंट है। ओके, अब एक्टिविटी 3 में ये दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ हाइट। सही से नापने के लिए हम किसी क्लासमेट है हमारे, तो उसकी लंबाई को नापना है। कैसे हम उसको सही से नाप सकते हैं,
उसको इस एक्टिविटी में दिखाया गया। तो इसमें रिजल्ट्स इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्केल कहलाता है। जो हैंड स्पॉन है या फुट स्टेप है, फिंगर है, मुट्ठी है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड स्केल नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड स्केल से किसी चीज को नापते हैं तो हमें उसकी एक्चुअल लेंथ का पता लग जाता है। ठीक है, तो आगे है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। मान लिया ये तो सीधी जो स्ट्रेट लाइन में हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको नाप लिया हमने, लेकिन यदि कर्व लाइन है कोई, मतलब वक्र लाइन, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो उसको कैसे नापें। उसके नापने के लिए ये एक्टिविटी में दिखाया गया है। एक ये कोई लाइन थी, ठीक है, ये लाइन है जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ये कोई लाइन थी हमारी, ए और बी पॉइंट इसका दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक थ्रेड लिया। थ्रेड का ये वाला जो थ्रेड है इसने पकड़ रखा, तो थ्रेड को हमने पहले एक एंड, इसका वन एंड इस ए पॉइंट पर रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से इस पर रखा और थोड़ा इसको दबाते हुए चले गए धागे को ऐसे, और इस पर ऐसे ले जाएंगे। ले जाते हम ये धागे को यहाँ पर ले आए। ठीक है, मान लिया यहाँ पर ले आए इस धागे को, तो धागा यहाँ पर जितना भी आया, यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, उसमें या तो गांठ लगा दें या उस पर कोई मार्क लगा दें, निशान लगा देंगे, और फिर इस धागे को स्केल की सहायता से नाप लेंगे। तो हम एक कर्व लाइन की लंबाई जो है इस धागे की सहायता से नाप सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है, ये तो हमने डिस्टेंस को नापने के लिए स्केल का यूज किया, जो प्रारंभ में प्राचीन समय में यूज करते थे, जैसे हैंड स्पॉन, फुट, मुट्ठी, फिंगर, क्यूबिट, और बाद में स्टैंडर्ड यूनिट का यूज हुआ मेट्रिक प्रणाली में, जैसे मीटर स्केल है या 15 सेंटीमीटर स्केल है, उनका यूज किया गया सही माप नापने के लिए। ठीक है, अब मूविंग थिंग्स अराउंड अस, इसका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जो हमारा ये वीडियो है, इसकी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के URL में आपकी जो एक्सरसाइज है इसकी वो मिलेगी।